बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सेल्फ टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। इसमें अगर आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको ना एक डायग्राम से बना के दे दी। ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए तो वो डाटा हमेशा आपके पास वर्ड्स की फॉर्म में हो। डायग्राम्स वगैरह बनाकर भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसा कि अगर यहाँ पर देखें ना तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास सारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो उसने मेंशन भी कर दिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई। अच्छा, अब इसने ना टू लाइंस ड्रॉ की। एक तो लाइन उसने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां पर उसने बता दिया कि ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, पॉइंट सी, अब देखिए वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू 0 और यहां पर वाई की वैल्यू 6 है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 एंड 6। फिर दूसरा पॉइंट है उसने हमें यहां पर बताया पॉइंट बी। अब ये भी वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स की वैल्यू 0, लेकिन यहां पर वाई की वैल्यू, अब ये दोनों लाइंस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ए है। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट ए है। उसने हमें नहीं बताया कि ये पॉइंट कौन सा है। ऑलराइट। अच्छा, अब देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। उसने हमसे पूछा है कि एक ऐसी लाइन जो कि ए सी, अब देखें पॉइंट ए पॉइंट सी, बेसिकली वो आपसे ना इस लाइन की बात कर रहा है, ये जो पैरेलल लाइन है इस लाइन की बात कर रहा है। कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब देखें, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल हो, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। ऑलराइट। अब यहां पर हम देखेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो देखिए y एक्सिस पर ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है y को, 6। तो ये लाइन हमारे पास क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ऑलराइट, एनी इशू? नेक्स्ट क्वेश्चन। A line passes through point 0 and 5 and has gradient of -2. The equation of the line is, अच्छा अब यहां पर देखें ना, एक पॉइंट बताया 0 एंड 5, साथ में स्लोप बता दिया और स्लोप की वैल्यू है -2। कहते हैं इक्वेशन बताएं कौन सी होगी। तो बताएं यहां पर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी चाहिए। कौन सी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्लोप गिवन है, साथ में एक पॉइंट गिवन है। लेकिन अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा गौर से देखो तो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट गिवन है। क्योंकि आप देखो, अगर हम लोग कंपैरिजन करें ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ज्यादा इजी है। ओके, तो इस पॉइंट को अगर गौर से देखो ना तो ये बेसिकली वाई इंटरसेप्ट है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये मेरे पास y इंटरसेप्ट है। तो इस पॉइंट के जरिए y इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है मेरे पास, 5। y इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है, 5। अब देखिए आपको एक तो y इंटरसेप्ट गिवन था, दूसरा स्लोप की वैल्यू गिवन थी। अब इक्वेशन अगर बनाते स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके तो 5 -2x, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। ये इसका आंसर था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें। स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, कहता है मुझे इस लाइन का स्लोप ना बताओ जो उसने बताई, कहते हैं इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन का स्लोप फाइंड करें। इस इक्वेशन का जब स्लोप फाइंड करने के लिए गए तो हमने फार्मूला पढ़ा है -a/b। तो यहां पर देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इस इक्वेशन के स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका रेसिप्रोकल और इनवर्स होगा, और वो क्या बनता है, -4/3। और अगर यहां पे होता द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, तो फिर हम लोग इसको टिक करते थे। पैरेलल लाइंस में स्लोप एक दूसरे के इक्वल,
जबकि परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल होते हैं। आई होप कि ये बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें 1.4, whether the pair of the lines this and this are parallel, perpendicular or neither। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड किया करते हैं कि हम लोग सबसे पहले इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसके स्लोप की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है हमें इसके स्लोप की वैल्यू, जबकि इसके स्लोप की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1/3 माइनस ए अपॉन बी -1/3। तो देखिए ये दोनों स्लोप इक्वल तो है नहीं, तो पैरेलल नहीं हो सकता, एक दूसरे के इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, तो हमारा आंसर होगा परपेंडिकुलर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए कहता है y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन है। अब हमने इधर बताना है कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है और स्लोप ऑफ द इक्वेशन क्या है। तो बेटा ये 3 यहां से दूसरी तरफ कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4x। तो देखिए सबसे पहले उसने आपसे क्या पूछा, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 3, और फिर स्लोप की वैल्यू क्या है। तो यहां पर देखें क्या चीज आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व। आपके आई कैप के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन, और आप लोग खुद देखें क्या ये मुश्किल चीजें हैं, आप इजीली उनको आंसर कर पाएंगे। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, यहां पर तो उसने बता दिया y इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज दिस, अदरवाइज जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है वही आंसर्स का सीक्वेंस होता है। मतलब अगर एक ऑप्शन वो दे दे हमें यहां पर कि एक ऑप्शन है उसके पास -4 एंड 3, दूसरा है 3 एंड -4, तो हम किसको जाके टिक करें, तो हम लोगों ने इसको टिक करना है, क्योंकि y इंटरसेप्ट पहले पूछा तो पहले y इंटरसेप्ट बताओ, फिर स्लोप पूछा तो हमने बाद में स्लोप बताना है। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो इसका मीनिंग ये होगा जैसे y इंटरसेप्ट -4 और स्लोप 3 है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस के मुताबिक चलना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कहते हैं y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। हाँ जी, पैरेलल टू, शाबाश। अच्छा इसी क्वेश्चन को ना चेंज किया जा सकता है, अब जरा गौर से सुनिएगा, इसका आंसर तो एक्स एक्सिस हो गया, लेकिन यहाँ पे पैरेलल की जगह पे अगर होता परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस इसका आंसर बन जाता। ऑलराइट, अच्छा अब सुनो, यहाँ पे पैरेलल ही होता लेकिन इक्वेशन y की जगह पे यहाँ पर होती x इज इक्वल टू सी, तो x इज इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू, उलट हो जाता। ऑलराइट, तो ये मतलब 4 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, उनमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट 1.7, a firm's fixed cost is rupees 50,000 per week। ये वाला कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपको 10 की दी गई थी और टोटल कॉस्ट आपसे पूछी गई थी, तो टोटल कॉस्ट के लिए आपने बता देना था y इज इक्वल टू 10x वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस, अब हम लोग y को टोटल कॉस्ट के लिए रिप्रेजेंट करवाते हैं, और यहां पर उन्होंने टोटल कॉस्ट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था। 10x प्लस 50, हाँ अल्फा 5,000 नहीं 50,000। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन जरा गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 1.8 एंड 1.9 दोनों का स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल सेम है। अब यहां पर अगर आप लोग गौर करें ना तो आपसे कहता है द टोटल कॉस्ट, अब देखिए आपसे ये नहीं कह रहा था वेरिएबल कॉस्ट, अब ये नहीं कह रहा था फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों शामिल है। of the number of copies of a particular photograph is linear, the total cost of 5 and 8 copies of a photographs are 80 and, क्या मतलब, कहते हैं अगर 5 कॉपीज के लिए जाएं
तो टोटल कॉस्ट 80 रुपीज है। और अगर आप 8 कॉपीज लेने के लिए जाएं तो टोटल कॉस्ट 116 है। ऑलराइट, तो दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर उसने टोटल कॉस्ट बता दी। दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स के ऊपर उसने आपको टोटल कॉस्ट बता दी और आपसे पूछा द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज ऑफ द फोटोग्राफ्स विल बी, तो कहते हैं 10 कॉपीज की प्राइस क्या होगी। तो आपने इसमें से टोटल कॉस्ट को अलग करना है, वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है और आप लोगों के पास ये किस्म की इक्वेशन बन जानी है। और फिर चाहे आपसे 10 कॉपीज की कॉस्ट पूछे, आपसे चाहे कॉस्ट फंक्शन पूछ ले, आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखें, ना तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट बताई, ना ही मुझे फिक्स्ड कॉस्ट बताई। अच्छा, इसका ना बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, इक्वेशंस बनी हुई हैं आप लोगों ने। अब यहां पर देखें, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, शाबाश, y, देखो फर्स्ट एक्टिविटी लेवल क्या है 5, 5 के लिए टोटल कॉस्ट क्या है, तो आप लोगों ने यहां पे लिख देना है 80 इज इक्वल टू, भाई वेरिएबल कॉस्ट का मुझे पता नहीं है लेकिन कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, प्लस सी, मुझे फिक्स कॉस्ट भी पता नहीं है। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन देखें, क्या लिखेंगे, 116 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू m इनटू कितने यूनिट्स के लिए, प्लस। ऑलराइट, अच्छा अगर मैं यहां पर ज्यूम करूं इक्वेशन बनाने के लिए कि m इज इक्वल टू x एंड c इज इक्वल टू y, वैसे अज्यूम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो देखें ये फर्स्ट इक्वेशन को क्या मैं यूं लिख दूं, 5x प्लस y इज इक्वल टू 80, फर्स्ट इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 8x प्लस y इज इक्वल टू, तो देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकती हैं, तो चलें कैलकुलेटर पे इनको सॉल्व करते हैं। मॉड की प्रेस, 5 इक्वेशन 1 नंबर, और ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। अब देखें 5 1 80 8 1 116, देन x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 20, तो भाई x से क्या मुराद था, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू, बेटा इट मींस दैट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज, जहां पर कॉस्ट इक्वेशन में m से क्या मुराद होता है, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 12, और c से क्या मुराद होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज, अब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो मेरे पास कॉस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 12x प्लस 20। ऑलराइट, ये बात क्लियर है। अच्छा अब देखो, कॉस्ट इक्वेशन पूछता तो मैं उसे ये बता देता, क्या उसने आपसे कॉस्ट इक्वेशन पूछी, उसने आपसे क्या पूछा, कहते कि 10 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, तो x को जाके रिप्लेस कर दो किसके साथ, 10 के साथ, तो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे, 12 इंटू 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 140, ऑप्शन डी, क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट, अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए सेम डाटा है, सिर्फ क्या पूछा 95 सेट्स के लिए आपसे पूछ लिया कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1.9 सॉल्व करके दें, शाबाश जल्दी करें, 1.9 ट्राई करें, सेम कॉन्सेप्ट 1.8 वाले। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखें ना, 80 टीवी सेट्स आपको मिल रहे हैं 220,000 के, जबकि 125 टीवी सेट्स आपको मिल रहे हैं 287,500 के, ये टोटल कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो कॉस्ट इक्वेशन सेम रहनी है। अब यहां पर जाकर आपने वैल्यूज को पुट कर देना है, तो फर्स्ट के लिए हम लोग इसको पुट करेंगे 220,000 इज इक्वल टू, अब मैं m को कंसीडर करूंगा x और c को कंसीडर करूंगा y,
और x की जगह पर लेकर आऊंगा 80। तो यहां पर आपने अगर मैं इसको यूं लिखने लगा ना 80x, तो आपने ये नहीं अज्यूम करना कि शायद m 80 है और x की जगह पे x आया है, नहीं, x 80 है और m को मैंने x रिप्लेस कर दिया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए। ऑलराइट, अच्छा, प्लस c को रिप्लेस कर दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है ये वाला y इधर पहुंच गया है, नहीं, ये असल में कैलकुलेटर्स को बताना इस तरह से था, इसीलिए। अब यहां पर देखें सेकंड वाला 287 500 इज इक्वल टू, कांस्टेंट बेसिकली वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, तो इस वजह से कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने पहले लिख दी 125x प्लस y, और अब इन इक्वेशंस में x से मुराद वेरिएबल कॉस्ट और y से मुराद फिक्स्ड कॉस्ट है। अब जाकर कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है आप लोगों ने, मॉड 5 1, और अब देखें x की वैल्यू y 1 और कांस्टेंट to 20,000, then 125 1 and 287 500, and the x is 1500 and the fixed cost is 100,000. ऑल राइट, अच्छा, अब देखो हमने क्या बताना है 95 से, तो इसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, कॉस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, अब बेटा x को जाकर आप लोगों ने रिप्लेस कर देना था कौन सी वैल्यू के साथ, 1500 into 95 plus 100,000, and the answer is all right. अच्छा बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो ये एक कॉस्ट इक्वेशन उसने खुद बता दिया आपको, ऐसा नहीं है, टोटल कॉस्ट इक्वेशन। तो इस कॉस्ट इक्वेशन से हमें पता चल सकता है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15, शाबाश, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 9750, और टोटल कॉस्ट कितनी है 15x प्लस 9750। ऑलराइट, अच्छा, साथ में आपसे कहता है एक्स हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो हम लोगों ने प्रोड्यूस की है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम इज ₹30, द सेल्स क्वांटिटी एट विच देयर वुड बी, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट की वैल्यू 0 होती है, लेकिन प्रॉफिट तो कहीं गिवन ही नहीं है, ऐसे ही है ना। तो हमने एक और बात पढ़ी थी कि जहां पर प्रॉफिट 0 होता है वहां पर हमारा टोटल रेवेन्यू हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, ऐसे ही था ना। तो बेटा टोटल कॉस्ट तो उसने दी है कितनी 15x प्लस 97, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ, टोटल रेवेन्यू के साथ, और टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय, तो बेटा सेलिंग प्राइस क्या गिवन नहीं है आपको कितनी, तो टोटल रेवेन्यू क्या बन जाएगा 30x, नंबर ऑफ यूनिट्स को x सपोज कर। अब दोनों को हमने कंपेयर किया, सिंपली ये देखो, वैसे तो आप इसको दाएं बाएं करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज अगर दाएं बाएं नहीं करना चाह रहे तो ये देखो 30x इज इक्वल टू 15x प्लस 9750, then x is equal to 650 and the answer is क्वेश्चन सॉल्व, 2 मार्क्स आपके हुए। ऑल राइट, गुड, शाबाश। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता, इसी क्वेश्चन में, तो भाई प्रॉफिट फंक्शन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट ना पूछते, आपसे पूछते कि प्रॉफिट फंक्शन क्या है, तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या कहा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस, शाबाश,
तो देखो अब टोटल रेवेन्यू कितना है माइनस, और टोटल कॉस्ट जब फाइंड करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी है प्लस, बेटा यहां पर ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, इनके क्योंकि इससे पहले नेगेटिव का साइन है, इन केस अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते और आप इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये क्या था इधर 15 प्लस 9750, तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से टोटल कॉस्ट का फंक्शन अपने साइन चेंज कर लेगा, तो इसको लिखा जाएगा -15x एंड -9750। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई। तो 30x - 15x इज इक्वल टू माइनस, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन है, 30 - 15 इज इक्वल टू 15, इसके लिए भी कैलकुलेटर उठाते हैं हम। ये बात समझ आ गई। अगर प्रॉफिट फंक्शन पूछता तो ये था, अगर डाटा बिल्कुल सेम होता, आपसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा गया, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन नहीं पूछी गई, आपसे अगर यहां पर कहते कि बताएं मेरे पास 1000 यूनिट सेल करने के लिए कितना प्रॉफिट होगा, तो बेटा पहले ये प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना था, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट फंक्शन फाइंड कर लेते। अब एक्स को रिप्लेस कर दो, 15 इंटू, सपोज उसने 1000 कहा, 1000 माइनस 9750, तो 1000 यूनिट सेल करने पर आपका प्रॉफिट 5250 है। बात क्लियर होगी सब बच्चों को, कोई इशू? अच्छा कभी ऐसा भी होगा कि वो आपको प्रॉफिट की वैल्यू दे देगा, नंबर ऑफ यूनिट्स पूछ लेगा, सपोज कि वो आपसे ये कहेगा कि मुझे बताओ कि अगर मैंने कितना 3000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करूं, तो भाई आप प्रॉफिट को रिप्लेस कर दो 3000 के साथ, आप लोग क्या जाके लिखोगे 3000, कोई भी प्रॉफिट की वैल्यू आपको वो दे देगा, इज इक्वल टू 15x माइनस 9750 इज इक्वल टू, तो अगर आप 850 यूनिट सेल करोगे तो आपको 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर वो आपको कह देता है कि अगर मुझे 3000 का लॉस हो तो मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल किए, तो आप फिर यहां पर आकर लॉस को माइनस, आप फिर इसको सॉल्व कर लो, तो आपने अगर 450 यूनिट सेल करोगे तो आपको लॉस हो जाना है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा अब देखो, आपने क्या कहा था ब्रेक इवन पॉइंट क्या है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था कि अगर आप कम से कम 650 यूनिट सेल करते हो तो अपने आप को लॉस से बचा लोगे, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। इट मींस दैट कि अगर 650 से कम यूनिट सेल कर रहे हो तो तुम लॉस पर हो, और 650 से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हो तो तुम प्रॉफिट पर हो। ये आपकी मिनिमम सिचुएशन है कि एटलीस्ट अपने आप को लॉस से बचाने के लिए 650 यूनिट जरूर सेल करो। अब जब 650 यूनिट सेल हो जाएंगे उस टाइम आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा कि एटलीस्ट आप लोग लॉस में नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके दें। कंट्रीब्यूशन, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हो सकता है जी। अब यहां पर आ जाए 1.11, ये क्वेश्चन जरा मुझे सॉल्व करके दें। हाँ जी, ब्रेक इवन पॉइंट आपसे पूछा गया, बताएं इसमें ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? अच्छा बेटा अब यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के बड़े इजी से मेथड था। सबसे पहला मैं देखिए भाई, प्रॉफिट नहीं गिवन, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, सिंपली जाके टोटल रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू आपके पास क्या आएगा, सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेटर उठाएं, आपने ये नहीं सोचना कि दाएं बाएं इसको लेकर जाएं तो इसने कैसे सॉल्व होना है, इसके दाएं बाएं से बचना है आप लोगों ने।
जब आपके पास कैलकुलेटर है तो इसका यूज करें। अच्छा अब ये देखो, आपके पास 8x इज इक्वल टू 22/9। अब ये जो x है ना वो इधर पुट करना है, 9 के साथ नहीं पुट करना, फ्रैक्शन के साथ पुट करना है, प्लस 5000 एंड द आंसर इज 900। क्वेश्चन सॉल्व। तो अपने आप को कंफ्यूज करने की जरा भी जरूरत नहीं है। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए बीसीओ मेथड्स हैं। मतलब एक मेथड के प्रॉफिट फाइंड करके इज इक्वल टू 0 कर दो, तब भी एक्स की वैल्यू 900 आ जाएगी। दूसरा मेथड टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कर दो। तीसरा सबसे इजी मेथड ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का, जो आप अपने पास जरा नोट कर लो, और वो हमारे पास है कि ब्रेक इवन पॉइंट, और ये वाला मेथड हम लोग मोस्टली यही यूज करेंगे, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब मल्टीप्लाइड बाय एक्स करने की जरूरत नहीं है, पर यूनिट। एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? तो कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड होती रहती है? टोटल रेवेन्यू। तो बेटा एक यूनिट का टोटल रेवेन्यू सेलिंग प्राइस कहलाता है। एक यूनिट का टोटल रेवेन्यू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। शाबाश। अब अगर आप लोग गौर करें तो फिक्स कॉस्ट गिवन 5000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 22 बाय। आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये देखें, जादू 5000 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 22/9 इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, ये ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऑल राइट। और बेटा ये हम लोग कॉस्ट फाइंड कर रहे थे, तो एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट के साथ आपने एक्स लगाना है, वाई नहीं लगाना जी। अच्छा अब चलते हैं 1.12। कहते हैं द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, देन द स्लोप इज एक्स का कोएफिशिएंट -3। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखो, ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी बताई थी, जब मैं आपको बता रहा था पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और इसके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताओ। भाई इसके लिए आप लोगों ने बीसियों पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं। हम लोगों ने तो इसमें से चूज करना है ना, तो आपने पहला पॉइंट उठाना है। भाई मुझे क्या पता कौन सा आंसर ठीक है, मैं ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करूंगा। पहला पॉइंट उठाएंगे, फर्स्ट पॉइंट में एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, ये जाकर इधर पुट करूंगा। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन में पुट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। 4 × 2 प्लस 3 और इज इक्वल टू किया, जो कि राइट हैंड साइड के, तो भाई ये वाला पॉइंट है और ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए को टिक नहीं करना, क्योंकि सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट से पूछते हैं 3 और 5। अच्छा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 5 एंड द आंसर इज नॉट इक्वल टू 29। तो 3 और 5 ने इनकार कर दिया, तो पॉइंट ए को हमने सॉरी बोल दिया, नहीं भाई तुझे टिक नहीं कर सकते। बात क्लियर? अब बाकियों में से कौन ठीक है? अब ये बात तो कंफर्म हो गई है कि भाई 2 और 7 ठीक है, 2 और 7 ठीक है। ऑल राइट, ये बात क्लियर? अच्छा अब देखो, उसने कहा पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। तो मैंने इसको इसलिए गलत किया कि इसमें नेगेटिव था, इसको सॉरी बोला कि भाई तुझ में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर? बाकी रहेगा बी एंड डी, बी एंड डी। अच्छा अब यहां पर अगर गौर करें तो भाई ये यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, मतलब हर हाल में ठीक है।
मैं अगर ये गलत होता फिर तो मैं किसी को भी टिक नहीं कर सकता था। इट मीन्स दैट ये हर हाल में ठीक है। 2.7 में पहले चेक कर चुका हूं। द आंसर इज डेल्टा। फिर अंडरस्टूड है कि ये वाली बात गलत होनी है उसकी। 7 एंड 2 स्मार्ट वर्किंग। ऑलराइट, इसे कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। कि एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए ये ना देखो कि ठीक कौन है, ये देखो कि गलत कौन सा है, उसको एलिमिनेट करते जाओ। एंड पे ठीक आंसर आपका इंतजार कर रहा होगा और 100% ठीक है, तुक्का भी नहीं है। ऑलराइट, तुक्का है तो फिर कंफर्म तुक्का है कि भाई इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अब देखो हमने कोई सोल्यूशन किया, लेकिन बेटा इस चीज के लिए भी क्वेश्चन का पढ़ना जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। ओके, नेक्स्ट देखो। और आप लोगों ने बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी तरह से, इस मेथड के प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने। फिर देखें, लाइन हैज इक्वेशन दिस एंड passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ h इज। कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखो, ये पॉइंट कोमे से पहले x की वैल्यू और कोमे के बाद, तो जाके रिप्लेस कर दो। y की क्या वैल्यू है आपके पास? h प्लस 15 है आपके पास y की वैल्यू, इज इक्वल टू 3। x को किससे रिप्लेस करोगे? h से प्लस। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैलकुलेटर को जब आप बताओगे तो h की जगह पर प्लस 15 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करते हो तो आप बेवकूफी करते हो, ना किया करो। ओके, सिर्फ इक्वेशन बनाओ, कैलकुलेटर को बताओ आंसर है। जल्दी से मुझे 1.15 सॉल्व करके दें। तो बेटा इसका आंसर भी आपके पास 4, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब 1.16 की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट फंक्शन गिवन है हमारे पास, ब्रेक इवन पॉइंट, तो पी को 0 पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास आंसर आ जाता है 13 एंड 4, आई थिंक सो 14 एंड 6, 14 एंड 3। ये आपके पास आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाके सॉल्व कर लेनी है। अच्छा, इसी तरह बेटा ये वाला क्वेश्चन 1.17, तो ये सॉल्व किया हम लोगों ने। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखो, तो कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये एक पॉइंट है, और फिर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, और ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। कहते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन पास करती है मुझे वो इक्वेशन बता दो। तो सबसे पहले तो इन इक्वेशंस की मदद से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। और जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए जाते हैं तो बेटा इसमें ए की क्या वैल्यू है? 4। बी की क्या वैल्यू है? और सी की क्या वैल्यू है? 1। इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर लेके जाना है। बस यही इसमें ट्विस्ट था कि आपने कांस्टेंट को -1 पुट, तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू, और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका सॉल्यूशन सेट होता है ये 4 1 1 7 -3 35 एंड आंसर इज 2 एंड -7। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? कहते हैं कि एक ऐसी लाइन बना कर दें जो 3 एंड 5 एंड 2 एंड -7 में से गुजरती है। ये बात क्लियर हो गई? बेटा अब तो दो पॉइंट्स की बात है, कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन जाके यूज करूं? 2 पॉइंट फॉर्म वो हम लोगों ने पढ़ी ही नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी है? हम लोगों ने पढ़ी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और वाई और इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई ना तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आने वाली है क्योंकि इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, ना ही इंटरसेप्ट फॉर्म आने वाली है, इंटरसेप्ट गिवन नहीं है। बाकी रह जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। भाई वो यूज हो सकती है। क्या दो पॉइंट से आप लोग स्लोप नहीं फाइंड कर सकते? दो पॉइंट से स्लोप नहीं फाइंड कर सकते, तो पहले हम इससे ना इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो इनके स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -7 माइनस, हाँ जी, 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही है ना?
ऑलराइट, तो मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो जिसका स्लोप 12 हो और वो पास करती हो इन दोनों पॉइंट्स में से। तो आप इन दोनों में से कोई सा एक पॉइंट उठा लो, आपको तो एक पॉइंट चाहिए ना, दोनों में से अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट उठा लो और पॉइंट स्लोप फॉर्म में जाके पुट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाना है। राइट, जैसा कि अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या थी, यहां पर देखें y इज इक्वल टू m की वैल्यू 12 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू मैं 3 और 5 पुट कर रहा हूं, 3 प्लस 5, किसी को एतराज, y इज इक्वल टू 12x माइनस 36 प्लस एंड आंसर इज y इज इक्वल टू 12x माइनस 31। अच्छा, अब इसको इसकी रिक्वायर्ड फॉर्मेट के मुताबिक लेकर जाएं तो हम इसे लिख सकते हैं 12x माइनस वाई माइनस 31 इज इक्वल टू, एंड ऑप्शन इज सी। ऑल राइट, नहीं, ये बात समझ आ गई सब बच्चों को, और आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का स्लोप देखो कितना आया है स्लोप, अब इक्वेशन के पास आ जाओ। अच्छा, इस इक्वेशन का स्लोप क्या होगा, अब मुझे कौन सी इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप, तो इसको कहो बाय बाय। ओके, बी ऑप्शन के पास गए, इससे इसका स्लोप पूछा, तो जरा देखिए इसके स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, देखिए मुझे क्या चाहिए, अल्लाह हाफिज, इससे पूछा, इसने का स्लोप 12 है, मैंने कहा फिर भी मैं वेरीफाई करूंगा। अब जब स्लोप 12 मिल गया ना, किसी एक पॉइंट की मिन्नत करो कि यार आके जरा मेरी हेल्प करी, 3 और 5 आपके पास आया, आपने यहां पर आके वैल्यूज पुट कर दी, ये देखें क्या थी, 12x 12 इंटू 3 माइनस 5 माइनस 31 इज इक्वल टू, क्या बात है, एक्सेप्ट करो, तो कोई पॉइंट स्लो फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरह आप 2 एंड माइनस 7 भी पुट कर दो ना यहां पर, तो भी आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। पहले स्लोप वेरीफाई करो, स्लोप जब वेरीफाई हो जाए तब पॉइंट्स के ऊपर चले जाओ। ऑल राइट, अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन अब बड़े आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट में इस क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना है, देखिए जरा ट्राई करें। फिक्स्ड कॉस्ट 36,000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट एंड द आंसर इज, अब देखो सिर्फ इतना सा था और ब्रेक इवन पॉइंट सॉल्व हो गया, और दिखने में इतना हैवी क्वेश्चन लग रहा होता है कि पता नहीं हमसे क्या पूछ रही लिया है इसने, और ये देखो ये आपके पास आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा बेटा, 1.19 हम लोगों ने इक्वेशंस में ही डील कर लिया था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, और 20 हो गया, 21 हो गया था हमारा, इसी तरह 22 23 और फिर 24 25 हो गए थे हमारे पास, 26 ये इक्वेशन से रेलिवेंट है, तो इक्वेशंस के चैप्टर में हम लोगों ने इनको डील कर लिया था। अच्छा, 3 टाइम्स ये हो गया, 28 भी, 29, अब इसमें से कौन सा रहता है, इस पेज के सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा नेक्स्ट 34 1.34, इक्वेशन दे दी, स्ट्रेट लाइन लाइन पासिंग थ्रू दिस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y इंटर, हो गया था 1.29 जी, 29, हाँ जी, a table manufacturer has to pay 30,000 as a fixed cost and this variable cost
if the selling price is this, complete the break even point. ये अच्छा, अब आप लोगों ने ना रफ वर्क से अपने आप को बचाना है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए जरूरी नहीं आप हर एक चीज लिखें। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखा, फिक्स कॉस्ट 30,000 थी ना, ये देखो फिक्स कॉस्ट, अच्छा डिवाइडेड बाय वेरिएबल, ये सेलिंग प्राइस 15,000 लेस 10,000 एंड आंसर इज 6। ये क्वेश्चन सॉल्व। कितनी दूर से मुझे वापसी बुलाया है तुमने। अच्छा अच्छा बेटा, ये पॉइंट गिवन है तो एक्स एंड वाई की वैल्यूज पुट कर देंगे तो वाई सी की वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस सी था, तो हम इसको लिख सकते थे कि 11 इज इक्वल टू 3x की वैल्यू 2 प्लस सी की जगह पर x, तो ये लो ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई 5, राइट। फिर फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब क्या, अभी एक क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप की वैल्यू देखो, इसके स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 9 माइनस 1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसके स्लोप की वैल्यू क्या है, ये मेरा आंसर हो सकता है। इसके स्लोप की वैल्यू नहीं है ये, इसके स्लोप की वैल्यू ये हो सकता है, इसके स्लोप की वैल्यू 6, ये आंसर नहीं है। अब देखो 25% चांसेस से 50% पर आ गए हूं। अच्छा अब एक पॉइंट की मदद लो और यहां पर आ जाओ, जैसे 2 एंड 1, अब इन दोनों में से चेक करना है। 4 इंटू 2 माइनस 7 इज इक्वल टू, और यहां पे क्या था, मैच कर गया, और यही आंसर है। और ये चीज अगर इधर पुट कर दो तो फिर आपके पास 1 नहीं आता, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 15 आता है, तो ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंट हो गया था, इसी तरह से 37 भी हो गया था हमारे पास, यस 38। अब फाइंड कर लोगे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो सबसे पहले हमने लाइन फाइंड करनी है, फिर उसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाना है, ठीक है। हमें एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड की, इसके स्लोप की वैल्यू आ गई 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन बना लेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, अब ये कोई सा भी एक पॉइंट ले लें 1 एक्स माइनस 1 प्लस 7, क्या ये बात क्लियर, ये वाला पॉइंट ले लिया स्लोप के साथ। फिर y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7, इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू 3x, अच्छा बेटा स्लोप पूछता तो 3, वो तो हमें यहां से भी पता चल गया, y इंटरसेप्ट पूछता तो 4, लेकिन उसने y इंटरसेप्ट नहीं पूछा, x इंटरसेप्ट। तो बेटा x इंटरसेप्ट पर किसकी वैल्यू 0 होती है, तो y को 0 कर दो ना यार, ये देखो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, और जाके x की वैल्यू फाइंड कर लो, और ये देखो -4/3, अगर y को 0 करूं तो x की वैल्यू -4/3, ये x इंटरसेप्ट है। ऑल राइट, अच्छा ये बाकी कर लिया था 41। स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, हाँ जी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, ये आंसर हो गया। स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन such that every coordinate has equal x and y values, तो ये देखें, अच्छा यहाँ पे ना आपने ये बात याद रखनी है, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लाइन का गुजरना, तो वो दो डायरेक्शंस में आपके पास ये लाइन गुजर सकती है, जैसा कि ये देखो इस डायरेक्शन में भी तो गुजर सकती है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो आपसे कह सकता है अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसके स्लोप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी।
ऑलराइट। अच्छा फिर से सुनो, अगर यहीं पर आपसे कह दिया लाइन पासिंग थ्रू द रीजन फ्रॉम सेकंड टू, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो इसके स्लोप की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी है। इसका स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव। क्या थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाए तो अपवर्ड लाइन स्लोप पॉजिटिव, सेकंड से फोर्थ की तरफ आए या फोर्थ से सेकंड की तरफ जाए तो डाउनवर्ड लाइन स्लोप हमेशा नेगेटिव। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब उसने साथ में ये कह दिया भाई पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं क्या वैल्यू, लेकिन जब उसने ये कहा ना कि x एंड y की वैल्यूज इक्वल हैं, मतलब जितना चेंज y में आता है उतना ही चेंज x में होता है, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इक्वल, तो वैल्यू, तो स्लोप की वैल्यू 1। ओके, एंड इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इक्वेशन हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।